दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के सहारे इन चुनावों के इर्द-गिर्द जिस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गोटी बिछाने की कोशिश हो रही है, उस गोट को बिछाने की कोशिश में न तो भारतीय जनता पार्टी पीछे है, न ही कांग्रेस पार्टी पीछे है और न ही क्षेत्रीय दल पीछे है। लेकिन गोटी बिछाने के मामले में अगर सीबीआई आ जाए, गोटी बिछाने के मामले में अगर ईडी आ जाए और गोटी बिछाने के मामले में पिछड़ापन तोतों और जांच एजेंसियों के माध्यम से सियासत को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिशें शुरू हो जाए, तो इसमें किसी को मौजूदा दौर में आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो होता रहा है, ये पिछले 10-12 सालों से खेल हो रहा है। लेकिन जो खेल हो रहा है, जरा उस खेल के क्लाइमेक्स की तरफ भी अब आपको बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। खेल क्या हो रहा है? तो खेल दरअसल ये हो रहा है कि मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी गोट जिस प्रकार से बिछाई है, उस गोट बिछाने के चक्कर में बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव से पहले समझौते की बुनियाद रखने की कोशिशें की है। और बुनियाद कैसी कि 272 का आंकड़ा यदि आगामी लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के मई महीने में 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के छू पाने की जो स्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, उसके बाद की परिस्थितियों में 272 तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी कोशिशें हो सकती है और कौन कौन सी कोशिशें ये हो सकती है कि बीजेपी की सीटों को कम से कम 200 तक पहुंचाया जाए। आइए जरा इस पर्दे को परत दर परत खोलते हैं। 3 बड़े खिलाड़ी, जी हां, 3 बड़े खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए तैयार कर रखे हैं। इन तीनों में से कुछ को तैयार कर रखा है पोस्ट पोल अलायंस के लिए, तो कुछ को तैयार कर रखा है लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से होने वाले समझौते को लेकर, और उसमें सीटों को कम से कम या तो नुकसान हो या कम से कम सीटों की संख्या में गिरावट के साथ साथ ज्यादा नुकसान ना होने पाए, नाक बचने की नौबत रहे, ये कोशिशें हो रही है। पोटेंशियल अलाइज प्लस पर्दे के पीछे के पोटेंशियल अलाइज, और इन सब के बीच 3 राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। और तीनों राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, एक एक कर मैं आपके सामने उनका नाम रखता हूं। इतना तो तय है कि इन तीनों राजनीतिक दलों की मौजूदा सदस्य संख्या को आप यदि लोकसभा में देखें तो 50 से ज्यादा है, और अगली लोकसभा में भी इस बात की संभावना है कि इनकी सीटों की संख्या 50 से ज्यादा होगी। तो ये 50 लोकसभा सीटों वाले राजनीतिक दल खुलकर भाजपा के समर्थन में बैटिंग करेंगे, या 50 लोकसभा सीटों वाले राजनीतिक दल, 50 या 50 से ज्यादा लोकसभा सीटों वाले 3 राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर बैटिंग नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कौन सा डर व्याप्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, जिस वजह से ये करने की नौबत आ रही है, जरा इसे देखते हैं। पहला मामला आंध्र प्रदेश का, 25 लोकसभा सीटें। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीटों के मामले में कोई नेचुरल क्लेमेंट नहीं है, प्राकृतिक दावेदार नहीं है, लिहाजा उसे या तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के साथ पोस्ट पोल अलायंस की परिस्थितियां अपने लिए ढूंढनी होंगी, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ डील करनी होगी। चंद्रबाबू नायडू के पक्ष में हालात नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को पहले से है। लिहाजा तमाम कोशिशों के बावजूद चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी की डील नहीं हो पाई, उल्टा चंद्रबाबू नायडू जेल चले गए। लेकिन जेल जाने के साथ साथ, मुकदमे होने के साथ साथ जेल जाना बाहर आना लगा रहता है, गिरफ्तारियां होती है, जमानत होती है। लेकिन जरा इसके पर्दे के पीछे के खेल को समझिए तो कोई भी व्यक्ति इस खेल को आसानी से समझ सकता है कि चंद्रबाबू नायडू के बहाने कौन सी सियासत खेली गई। चंद्रबाबू नायडू को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, उस मामले में गिरफ्तारी किसने की या केस किसने दर्ज कराया? जगन मोहन रेड्डी सरकार की पुलिस ने, यानी आंध्र प्रदेश सरकार की पुलिस ने। और मुकदमा होने के बाद उस मुकदमे को ईडी ने टेक ओवर कर लिया। अब बताइए, केस करे राज्य सरकार, राज्य की पुलिस, और केस होने के बाद मामला ईडी अपने हाथ में उठा ले। ईडी भारत सरकार की एजेंसी है। आज की तारीख में ईडी की महिमा कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को कम से कम इस देश के बच्चे बच्चे से परिचित करा दिया है, इसका क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी से कोई छीन नहीं सकता। तो जब ईडी ने इस देश में पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना ली है कि नरेंद्र मोदी सरकार
का कोई मिशन यदि किसी राजनीतिक दल को तोड़ने मरोड़ने का, सरकारें बनाने गिराने का, विपक्षी नेताओं को कंट्रोल करने का, यदि सारे मिशन फेल हो जाए तो वहां ईडी अपना काम शुरू करती है। तो नायडू की पुलिस, जगनमोहन की पुलिस ने नायडू को गिरफ्तार किया और वो मामला ईडी के पास चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि गंगाधर कौन है और शक्तिमान कौन है, या गंगाधर ही शक्तिमान है। जो बच्चों का सीरियल शक्तिमान आता था उसमें सबने देखा कि गंगाधर कौन है और शक्तिमान कौन है। तो किस तरह के गठबंधन की सूरत वहां बन रही है ये अब किसी से छुपा नहीं है कि आंध्र प्रदेश में यदि चुनाव के बाद सीटें घटती हैं, लोकसभा चुनाव के बाद, तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सहयोगी के तौर पर जगन मोहन रेड्डी नजर आए, उनके सांसद नजर आए, 272 का आंकड़ा पूरा करने में अपनी तरफ से योगदान देते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद क्या वो योगदान देंगे, ये सवाल बड़ा हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे राज्य की तरफ। यहां मामला ज्यादा पेचीदा है और ये राज्य है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कटकर बना हुआ 17 लोकसभा सीटें, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 4 सीटें जीतने के बाद ये पूरा खेल जिस प्रकार से बदला, उस पूरे खेल को बदलने के लिए यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन के माध्यम से पूरे तेलंगाना, यहां तक कि आंध्र प्रदेश को संदेश देने की कोशिशें हुई कि भारतीय जनता पार्टी दस्तक दे रही है। राज्य में बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी की सबसे कड़ी काट कोई हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अचानक से तीसरे नंबर पर दिखने लगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दांव तेलंगाना में पिछड़ते हुए दिखने लगे और इन सब के बीच तेलंगाना की सियासत कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम बीआरएस होती हुई नजर आई। तब केसीआर का राज्य कांग्रेस के हाथ में चला जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बुरा सपना नहीं हो सकता था। आप सभी जानते हैं कि विपक्षी दलों की फाइनेंशियल पाइपलाइन को नई सरकार ने करीब करीब बंद कर दिया। उनकी आर्थिक ताकत को चुनाव लड़ने के लिए संसाधन की जरूरत होती है, करीब करीब बंद करने का काम किया। और अब जो दिल्ली से बंद हो नहीं सकता वही आर्थिक संसाधन विपक्षी दलों के पास है, यानी राज्य में उनकी सरकार है। कर्नाटक जैसे कैश रिच स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस के सहयोगी की सरकार यानी एमके स्टालिन की सरकार मौजूदा दौर में तमिलनाडु में काबिज है, यानी 2 कैश रिच स्टेट उनके पास है। इसके अलावा तेलंगाना में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ तेलंगाना में उमड़ रही है, राहुल गांधी की सभाओं में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, इससे संभावना कहीं ना कहीं जाकर के आज की तारीख में कहें तो कर्नाटक का चुनाव 45-55 पर आकर के टिका हुआ। वहां के राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी 45% पर दिख रही है, 45% संभावना कांग्रेस की जीत की और 55% संभावना बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी की जीत की। तो जब यह संभावना दिख रही है, उसमें चुनाव के दिन तक यानी 30 नवंबर तक कांग्रेस पार्टी बढ़त बना ले, इस डर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इस परिस्थिति से डर लग रहा है। और उसे साफ दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना में किस प्रकार से चुनावी बिसात को बिछाया जाए जिसमें कांग्रेस पार्टी रुके। भारतीय जनता पार्टी को यह बखूबी पता है कि इस बार अगर वो बहुत जोर भी लगाती तो उसके 15-16 विधायक जीत करके आते, उससे ज्यादा नहीं आते। 1-1.5 दर्जन विधायक जीत कर आ जाते, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए इस विधानसभा में संभव था। लेकिन उन 1-1.5 दर्जन विधायकों के बूते ना तो एक राज्यसभा की सीट बन सकती थी, ना ही राज्य में सरकार बन सकती थी। उल्टा उनके जोर लगाने से अगर बीजेपी वहां जोर लगाती तो स्वाभाविक है कि उनकी चुनावी लड़ाई बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव से, भारत राष्ट्र समिति के मुखिया और तेलंगाना के गठन के समय से वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से ही होती। तो लड़ाई जब उनसे होती तो इसका फायदा कहीं कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मिलने के चांसेज होते। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां की चुनावी लड़ाई को एक तरह से ठंडे बस्ते में लड़कर टोकन के तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से ही लड़ने का फैसला किया। और इसके पीछे की परिस्थितियों को जरा देखिए। जब मैंने जगन मोहन रेड्डी की बात बताई तो उसमें आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू पर केस दर्ज हुआ और उस केस को ईडी ने अपने हाथ में ले लिया। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के विधायक राघव रेड्डी और उनके सांसद पिता
उन दोनों पर दिल्ली के लिकर पॉलिसी के मामले में केस दर्ज हुआ और अंत में जाकर के उन्हें जमानत भी मिल गई, वो अप्रूवर भी बन गए, यानी सरकारी गवाह भी बन गए। तो एक खेल आपको वहां का समझ में आ रहा है। लेकिन जो खेल तेलंगाना का है, कमोबेश वो आंध्र प्रदेश से मिलता जुलता है। एक तरफ कांग्रेस को रोको, खुद रोकने में सक्षम नहीं है, तो टीआरएस यानी अब बीआरएस हो चुकी है, केसीआर की पार्टी, तो केसीआर की पार्टी ही यदि रोक रही है तो उसे ही रोकने का मौका दिया जाए। और तीसरा, केसीआर को यह सेफ पैसेज देने के लिए उनकी बेटी की कविता के ऊपर जो दिल्ली के लिकर पॉलिसी के मामले में जो जिस तरह के केस, जिस तरह की पूछताछ हुई, उस मामले में थोड़ा धीमे चलने की केंद्र की रणनीति, ताकि एक तरफ केसीआर ही है जो कांग्रेस को वहां रोक सकते हैं, दूसरी तरफ केसीआर के सांसदों की जरूरत दिल्ली में पड़ सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। तो कांग्रेस नहीं रुकेगी तो केसीआर का महत्व वैसे ही कम हो जाएगा, और कांग्रेस नहीं रुकी, तेलंगाना में आ गई, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां और दुश्वारियां बढ़ जाएंगी। और कांग्रेस के हाथ में बेंगलोर के साथ साथ हैदराबाद भी चला गया, यानी कांग्रेस पार्टी के पास कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश की सत्ता, तेलंगाना की सत्ता भी आ गई। तो दो कैश रिच स्टेट की सत्ता आने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिले ना मिले, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। इस बात से नई दिल्ली बखूबी वाकिफ है कि चुनाव आजकल पैसे से लड़ा जाता है। चुनाव आजकल सिर्फ कैंडिडेट के द्वारा व्यक्तिगत खर्च किए जाने वाले पैसे से नहीं, बल्कि उसके पीछे लगे हुए उस अथाह पैसे से लड़ा जाता है जो अथाह पैसा पार्टियां मुहैया कराती है। तो एक डील केसीआर से यह चल रही है कि कांग्रेस यदि वहां जीत करके आती है तो जो 4 सीटें वहां मिली थी, हो सकता है वहां खाता ना खुले। तेलंगाना में 4 सीटें बीजेपी को मिली थी, और यदि केसीआर जीत कर आते हैं तो केसीआर के साथ उनकी बेटी कविता के मामले पर नरम या गरम रुख अपनाने को लेकर के एक गिव एंड टेक, यानी समझौते की, पर्दे के पीछे समझौते की कोशिशें हो सकती है विधानसभा चुनाव के बाद, कि चलिए आपकी सरकार राज्य में बन गई, अब दिल्ली में हमारी बारी है, तो जो 4 हम पिछली बार जीत के आए थे, हमारे साथ गुप्त डील होनी चाहिए, समझौता होना चाहिए पर्दे के पीछे से, फ्रंट से आप नहीं आ सकते, आपकी चुनावी मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरियां हैं, कि सामने से वो जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकते भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, वहां बहुत बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है। तो इस वजह से वहां पर पर्दे के पीछे से, ताकि पर्दे के पीछे के समझौते का मतलब होता है कि कमजोर कैंडिडेट दे देना, उस कैंडिडेट के कैंपेन में नहीं जाना, और इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर एक अलग तरह की सियासत, जिसको स्ट्रेटेजिक अलायंस आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो उस स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए रास्ता खुला रखने के लिए भी केसीआर का वहां चुनाव में जीत कर वापस आना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी बनता जा रहा है। अब चलते हैं तीसरे राज्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य इन तीनों में, पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 18 सीटें जीती, 23 सीटें टीएमसी ने जीती, टीएमसी वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है, और 1 सीट कांग्रेस ने जीती, यानी 2014 में टीएमसी ने जो 34 सीटें जीती थी, उनकी 34 सीटों में 11 का नुकसान हुआ, और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 18 पर 9 गुने पर पहुंच गई। अब उसके बाद अब जो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में है, सीपीएम सर उठा रही है, सीपीएम के प्रति, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के प्रति कहीं ना कहीं वहां के लगभग 1/3 आबादी वहां अल्पसंख्यकों की है, मुसलमानों की है, उनका रुझान अब वापस सीपीएम की तरफ मुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी से ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी का वहां जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही मुसलमान वोटर टीएमसी की तरफ, टीएमसी का साथ छोड़कर सीपीएम की तरफ शिफ्ट हुआ, वैसे ही बंगाल का भद्रलोक, जिसकी पहली पसंद सीपीएम हुआ करती है, वो भद्रलोक भी पुनः सीपीएम की तरफ चला जाएगा। लेफ्ट लिबरल रुझान का, उदार वामपंथी रुझान का माना जाने वाला बंगाली भद्रलोक फिर से सीपीएम के साथ हो जाएगा, और यही दोनों आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टीएमसी के वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आदिवासी जंगल महल इलाके के लोग गए, मथुआ समाज का कुछ वोट बीजेपी को मिला, कभी ये सारे वोट ज्योति बसु की पार्टी
सीपीएम के, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वोट हुआ करते थे, वहां मोर्चे के वोट हुआ करते थे। तो इन सब वोटरों ने भी भारतीय जनता पार्टी का रुख तभी किया जब आगे राम पीछे वाम का कथित नारा बंगाल में बुलंद हुआ कि एक बार बीजेपी को लाओ, अगली बार मतलब टीएमसी से मुक्ति पाओ, सीपीएम तो वहीं जाएगी। लेकिन बीजेपी टीएमसी को हटा पाने में असमर्थ है, ये साफ साफ बंगाल के वोटरों को दिख गया। लिहाजा सीपीएम को ताकत देना उनकी मजबूरी बन गई, और सीपीएम को ताकत देना उनकी मजबूरी बन गई तो सीपीएम सत्ता में तब तक नहीं आ सकती जब तक बंगाल का अल्पसंख्यक उनके पीछे खड़ा नहीं हो। और बंगाल के अल्पसंख्यकों के मन में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि ममता बनर्जी की जो रणनीति है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जिंदा रखा जा सके ताकि बीजेपी का डर दिखाकर अल्पसंख्यक वोटरों को टीएमसी के पाले में एकजुट रखा जा सके। अब भारतीय जनता पार्टी स्वतः वहां पर मरणासन स्थिति में जाती दिखाई दे रही है, वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो या पंचायत इलेक्शन हो, तमाम तरह की कथित धांधली की खबरों के बावजूद सीपीएम ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीपीएम की रैलियों में उमड़ती भीड़, ग्रास रूट लेवल पर उसके काडर, संगठन, इन सब से आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं। और अभी एक बार सीपीएम फिर से खड़ा हो गया तो पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श के केंद्र में लेफ्ट लिबरल रुझान के फिर से आ जाने के बाद, उस विचारधारा के फिर से आ जाने के बाद मध्यमार्गी धारा को जो जीवित होने की संभावना है वो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है। कांग्रेस इस ताकत को बखूबी जानती है। लिहाजा ममता बनर्जी के तमाम ऑफर्स के बावजूद सीपीएम का साथ छोड़कर टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए अभी भी कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी को यही लग रहा है कि ममता बनर्जी 5-6 सीटें देंगी, हो सकता है कि 5-6 सीटें मिल जाए। लेकिन अभी जो बंगाल का रुझान है, यदि 10 सीटें सीपीएम दे दे चुनाव लड़ने के लिए, तब भी 5 सीटें मिल सकती है। तो ये परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में बंगाल की राजनीति चल रही है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर मुकदमा भी होता है, कुछ मामले भी खुलते हैं, ईडी की भी दबिश होती है, और टीएमसी के लोगों के ऊपर तो सीबीआई तक की दबिश हुई। एक बार तो सीबीआई के लोगों को हिरासत में भी लेने की खबरें पश्चिम बंगाल से आई। लेकिन टकराव के बीच जब बीच का रास्ता निकालने की नौबत आई तो नई दिल्ली को भी ममता बनर्जी की याद आती हुई दिखाई देती है, और ममता बनर्जी को भी नरेंद्र मोदी के लिए मिष्टी दोई से लेकर के बंगाल के आम के पैकेट तक, आम के डब्बे तक, सारी चीजें सियासत की ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 राजनीति से, ट्रैक 2 पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ट्रैक 1 पॉलिटिक्स का रास्ता बनाती हुई दिखाई देती है। लेकिन यह कभी संभव नहीं है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी अब की परिस्थितियों में साथ मिलकर चुनाव लड़ सके। और जब यह संभव नहीं है कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस बात को तय मानिए कि ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखने के लिए यदि कुछ डील के बारे में उड़ती उड़ती खबरें आती हैं तो पक्के तौर पर उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो खबर हमारे तक पहुंची, यदि उस पर हम सूत्रों के हवाले से मिली उस खबर पर हम भरोसा करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी के मामले में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को घेरा गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सेफ पैसेज के रूप में 25 लोकसभा सीटों की मांग की। स्वाभाविक है कि 25 लोकसभा सीट देने की बात ममता बनर्जी सोच भी नहीं सकती थी कि 25 लोकसभा सीटों पर कमजोर कैंडिडेट दे दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को सेफ रास्ता दिया जाए। और कमजोर कैंडिडेट 25 लोकसभा सीट पर अगर दिए जाएंगे तो पूरे बंगाल के मिजाज के बीच ये खबर पहुंच जाएगी कि टीएमसी और बीजेपी मिले हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सियासी मजबूरी यह है कि सीपीएम को जिंदा होने से भी रोकना है, सीपीएम के राजनीतिक वजूद को फिर से खड़ा होने से पर भी ब्रेक लगानी है, और इसके लिए बीजेपी एक मुफीद जगह है। तो बिना अलायंस में गए बीजेपी के साथ कैसे डील हो सकती है? बीजेपी को भी एक डील चाहिए। ये 18 लोकसभा सीटें आई थी, ये 18 या कम से कम 12-15 तो बरकरार ही रहे ताकि नाक बचे, और दिल्ली में 200 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने में मुश्किल ना हो, क्योंकि जो हालात बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने बना रखे हैं, उसमें यदि अपनी तरफ से बंगाल ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया तब तो हालात बीजेपी के लिए 170 पर भी मुश्किल हो सकते हैं, 180 पर भी मुश्किल हो सकते हैं।
लिहाजा बंगाल की सीटों का 42 लोकसभा सीटों वाले बड़े राज्य का अपना महत्व है। तो ममता बनर्जी के साथ जिस प्रकार की डील की कोशिशें हो रही है, यदि चर्चाओं पर भरोसा करें, जो अंदरूनी खबरें छन कर हम पत्रकारों तक बाहर आती है, उन पर भरोसा करें, तो बताया जाता है कि 10 से 12 लोकसभा सीटों पर स्ट्रेटेजिक अलायंस, जी हां, अलायंस सब बहुत ठीक नहीं है, स्ट्रेटेजिक रूप से कमजोर कैंडिडेट देकर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सेफ पैसेज देने की कोशिशें हो सकती है, ताकि विधानसभा चुनाव तक जनता को यह लगता रहे कि बीजेपी ही टीएमसी के सामने खड़ी हुई मजबूत पार्टी है, सीपीएम नहीं है अभी मजबूत। ये मैसेज देने के लिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 10, 11, 12 लोकसभा सीटें जीत ले, इस तरह की रणनीति पर ममता बनर्जी के लिए विन विन सिचुएशन है। उन्हें बखूबी पता है कांग्रेस पार्टी उन्हें दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं बनाने जा रही है, उन्हें बखूबी पता है कि भाजपा भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। तो स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी उन्हें बनाने नहीं जा रही है, बीजेपी कभी बनाएगी नहीं, कभी किसी तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तो उसमें ममता बनर्जी के लिए प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसे पद का कोई रास्ता खुलता हुआ नजर नहीं आता है। तो उस परिस्थिति में सियासत को जिंदा रखने के लिए, अपनी राजनीतिक गाड़ी को आगे खींचने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री पद बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। और उस सियासत के लिए यदि प्रबल प्रतिद्वंदी से पर्दे के पीछे से कुछ डील की भी गुंजाइश बनती है, जिसमें उस प्रतिद्वंदी को भी फायदा हो और इन्हें भी फायदा हो, तो कोई भी राजनीतिक दल इससे गुरेज नहीं करेगा। किसी ने नहीं किया। तेलंगाना के मामले में क्या हुआ, बीजेपी के प्रदेश संगठन पर काबिज संजय, स्वाभाविक है कि हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में उन्होंने पानी पिला दिया था बीआरएस को, केसीआर की पार्टी को। उन्हें धीरे से सेफ एग्जिट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। क्यों दे दिया, किसे खुश करने के लिए दे दिया, यह बताने की अब जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल के मामले में क्या हुआ, जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे, उनसे दिक्कतें थी ममता बनर्जी को, उन्हें भी वहां से हटाकर उनकी प्रोन्नति देकर उपराष्ट्रपति बनाकर ममता बनर्जी को एक सेफ पैसेज दिया गया। क्यों दिया गया, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी अपनी फिलहाल पूरी एनर्जी 3 चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगा रही है, और खासकर राजस्थान में, कि किसी तरह वसुंधरा फैक्टर को कमजोर करके यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जाता हुआ दिख रहा है, छत्तीसगढ़ आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो राजस्थान तो कम से कम आ जाए। ताकि राजस्थान आ जाए तो दिल्ली से लेकर के गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी की कम से कम पश्चिमी भारत में कुछ इलाकों में सत्ता तो दिखे। तो ये कोशिश है। लेकिन राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का मामला है, ओल्ड पेंशन का मामला है, गहलोत फैक्टर है, वसुंधरा की नाराजगी है, और इन सब के बीच क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी, राहुल गांधी का डर, कांग्रेस पार्टी का डर इतना डरा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब उसे साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में अपनी सत्ता कायम करने के लिए केसीआर की जमीन पर कांग्रेस को उगने देना, हैदराबाद की सल्तनत पर कांग्रेस पार्टी का बैठ जाना, ये खतरे से खाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता कहीं से हिली थी तो वाईएसआर हैदराबाद की सल्तनत पर बैठे थे। हैदराबाद की सत्ता पर वाईएसआर बैठ गए थे, कांग्रेस पार्टी की फाइनेंशियल पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम किया था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 4 और 9 में सरकार बनाई। आंध्र प्रदेश वो राज्य था, अविभाजित आंध्र प्रदेश, और आज उस अविभाजित आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा एटीएम, देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब हैदराबाद, वहां यदि बेंगलोर के साथ साथ देश के सबसे बड़े आईटी हब के साथ दूसरा बड़ा आईटी हब यानी बेंगलोर हैदराबाद दोनों चल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को भी दिक्कतें हो सकती है। दोनों राहुल गांधी के कब्जे में आ जाते हैं तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बखूबी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि भले ही मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस जीत रही है, जीतने दो, अगर हालात कांग्रेस के जीतने के बन रहे हैं जीतने दो, 29 लोकसभा सीटें वहां है, ज्यादातर सीटें फिर भी बीजेपी को आएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश कोई कैश रिच स्टेट नहीं है, फाइनेंशियल पाइपलाइन को राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की उस तरह से पूरी नहीं कर सकता जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक पूरी कर सकते हैं। तो इन 5 राज्यों में 3 की सल्तनत विपक्ष के पास चली जाए, किसी भी पार्टी के लिए ये बुरे सपने से कम नहीं है।
और शायद इसी बुरे सपने को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तथा कथित गुजरात लॉबी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं गुप्त रूप से प्लान बी पर काम कर रहे हैं और गुप्त रूप से डील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले कुछ समय में आप सबको पता चल जाएगा जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।